इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हमारे मध्य में भैया बचपन का बचपटा के जो रहा हम पर क्या बच करिए। अभी हमारे मध्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले। मोदी 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 नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आगे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ताली बजा कर खड़े होकर अभिनंदन करेंगे। गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मध्य में अभी थोड़े बहुत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका द्वारा उनका अभिनंदन हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। आप इस तालियों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का आदरणीय राजनाथ सिंह का अभिनंदन कीजिए। तालियों की साथ में भरभर ताली की बात में अभिनंदन होना चाहिए। हमारे मध्य में वरिष्ठ नेतागण पहुंच रहे हैं। हमारे मध्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे मध्य में आनंद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। उनका बहुत बड़ा अभिनंदन गैलरी के अंदर किया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको लेकर आपके मध्य में आने वाले हैं। मैं आपकी तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का अभिनंदन कीजिएगा। हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में आगे ताली बजा के अभिनंदन कीजिएगा। क्या आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा उनके ऊपर हो रही है। वो हमारे मध्य में थोड़े ही क्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उनको रिसीव करते हुए आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए भी लगातार हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं। ये आपकी ऊर्जा, ये आपका स्वागत है, कहीं ना कहीं उनको भी ऊर्जा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे मध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उनको लेकर आ रहे हैं। राज्य साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। सब स्वागत करेंगे, तालियों को बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे हरदी राजेश विश्व के एकमात्र नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। आप सबका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपको स्वागत का अभिनंदन देते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ऊपर आपका स्वागत स्वीकार भी कर रहे हैं, आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय मोदी जी, मोदी 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 हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय, मैं अभिनंदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प माला द्वारा और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प माला द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी नेतागण आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करते हुए
पुष्पमाला का ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे आप सब उनका। मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में विभाजन की विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए
जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला घोंट दिया है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल हैं। परिवार की सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता न हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है। साथियों, कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना, और विदेश में जाकर देश को गाली देना। और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना। यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है, और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जब मैं पिछली बार भाजपा मुख्यालय आया था, तो मैंने हरियाणा से मिले आशीर्वाद पर आपसे बात की थी। तब हमें गुरुग्राम जैसे शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी अपना आशीर्वाद दिया था। अब आज मुंबई ने, पुणे ने, नागपुर ने,
महाराष्ट्र के ऐसे सभी बड़े शहरों ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। शहरी क्षेत्रों के गरीब हो, शहरी क्षेत्रों के मिडिल क्लास हो, हर किसी ने भाजपा का समर्थन किया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश है आधुनिक भारत का, विश्व स्तरीय शहरों का। हमारे महानगरों ने विकास को चुना है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकास में रोड़े अटकाने वाली राजनीति को नकार दिया है। आज बीजेपी हमारे शहरों में ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो, आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हो, कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग जैसे शानदार प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, शहरों को स्वच्छ बनाने की मुहिम हो, इन सभी पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जोर है। आज का शहरी भारत ईज ऑफ लिविंग चाहता है और इन सब के लिए उसका भरोसा बीजेपी पर है, एनडीए पर है। साथियों, आज बीजेपी देश के युवाओं को नए नए सेक्टर्स में अवसर देने का प्रयास कर रही है। हमारी नई पीढ़ी इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए माहौल चाहती है। बीजेपी से ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है। हमारा मानना है कि भारत के शहर विकास के इंजन है। शहरी विकास से गांवों को भी ताकत मिलती है। आधुनिक शहर नए अवसर पैदा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में आए और बीजेपी एनडीए सरकारें इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं। आज एनडीए के अनेक ऐसे उम्मीदवारों को मतदाताओं ने समर्थन दिया है। मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। साथियों, अरे चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में जय पराजय भी चलती रहेगी, लेकिन भाजपा का, एनडीए का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। हम देश बनाने के लिए निकले हैं। हम विकसित भारत बनाने के लिए निकले हैं। भारत का हर नागरिक, एनडीए का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन रात इसमें जुटा है। हमारी जीत का उत्साह हमारे इस संकल्प को
और मजबूत करता है। हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो इसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। हमें देश के हर परिवार का जीवन आसान बनाना है। हमें सेवक बनकर, और ये मेरे जीवन का मंत्र है, हमें सेवक बनकर देश के हर नागरिक की सेवा करनी है। हमें उन सपनों को पूरा करना है जो देश की आजादी के मतवालों ने भारत के लिए देखे थे। हमें मिलकर विकसित भारत का सपना साकार करना है। सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। किसी को भी लगता अरे मोदी जी 10 में से 5 पर पहुंच गए, अब तो बैठो आराम से। आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो हर लक्ष्य पाकर रहेंगे। इसी भाव के साथ एक है तो मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।